वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं और आज के सिलेबस के अनुरूप हमने कोशिश किया है इसको तैयार करने का, ताकि इस कम समय में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। ठीक है, आइए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक, सबसे पहली बात, हम यहाँ कोई आपको पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे हैं। हम जानते हैं, आप लोग सभी देख लिए हो, सभी जानते हो, हा? और आपकी बुक में अवेलेबल है। हम केवल ये लिख रहे हैं कि पी ब्लॉक इज प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सबसे दाहिनी तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। देखिए, पोजीशन से भी आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का, इसलिए हमने इसको यहां लिख दिया है कि एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये पी ब्लॉक के अंदर में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो यहां देखिए, इट इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट आते हैं। लेकिन यहां हम लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा कि हमने ग्रुप 13 और 14 का स्टडी ऑलरेडी 11 में कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग को यहां 15 ग्रुप से 18 ग्रुप का कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टडी करना है। आइए देखते हैं, व्हाट इज पी ब्लॉक एलिमेंट, हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं जब किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो हम उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आइए, when the last electron enters the p orbitals of valence cell, then it is called पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लें पी ब्लॉक एलिमेंट का। छोटा सा एक एग्जांपल ले लें, सपोज बोरॉन 5, 1s2 2s2 2p1। यहां देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है हमारा p ऑर्बिटल में। सेकेंड ऑर्बिट हमारा वैलेंस ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट हमारा वैलेंस ऑर्बिट है, और वैलेंस ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एंट्री हो रहा है। दैट्स व्हाई बोरॉन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट। ये अलग बात है कि ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसका स्टडी हमें यहां नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल वैलेंस सेल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, देखिए NS2 NP126, NS2 NP126। यहां पर देखें कि ये NS2 is completely filled s orbital, completely filled s orbital। ठीक है, हर का कुछ ना कुछ मतलब है, इसलिए मैं विशेषकर फोकस कर रहा हूं इन सभी बातों पर। और यहां पर देखिए 126 मीन्स इलेक्ट्रॉन का एंट्रेंस होगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन विच कंटिन्यूज अप टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या लिखेंगे, एंट्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखिए ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसके आधार पर अलग अलग हमारे ग्रुप फॉर्म होंगे, इसके आधार पर अलग अलग ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। आइए इसको देखते हैं। हम यहां पर केवल स्टडी करेंगे वैसे ग्रुप के बारे में विच आर इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि 13-14 के बारे में हमने पहले ही बता चुका है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। तो फर्स्ट हम देखें ग्रुप 15। ग्रुप 15 को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप 15 इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। इस नाइट्रोजन फैमिली को हम निकोजेन्स भी कहते हैं, PNIKOGENS, निकोजेन्स। पी साइलेंट हियर, ध्यान दीजिए, इट इज निकोजेन्स। और इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, their compounds, इनके कंपाउंड्स को हम कहते हैं निकोनाइड्स। कंपाउंड्स आर कॉल्ड निकोनाइड्स। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 फैमिली आर ऑल्सो कॉल्ड निकोनाइड्स। अब इन निकोनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कहां देखें, जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट विल बिकम NS2 NP3। यहां पर S is completely filled having 3 electrons in p orbital, it is clearly visible, NS2 NP3। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में हम एक एग्जाम्पल ले लें। वी हैव नाइट्रोजन having electronic structure 1s2 2s2 2p3। देखिए here n is equal to 2। बात समझ रहे हैं? लेट अस कम टू ग्रुप 16। ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम कहते हैं चाल्कोजेन्स। Group 16 family is also called chalcogenes।
जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैक्सिमम जितने भी ओर्स हैं वो ओर्स चाहे तो ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड्स होते हैं, और ऑक्सीजन और सल्फर इसी ग्रुप के मेंबर हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं चाल्कोजेन्स। क्योंकि ग्रुप 16 का फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ये चूंकि ओर का फॉर्मेशन करता है इसलिए इसको हम ओर फॉर्मिंग भी कहते हैं। इनका जो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या हो जाएगा, NS2 NP4, NS2 NP4, इट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम बिल्कुल याद रखना है इन सभी चीजों को। और इसका एक एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीजन फैमिली और चाल्कोजेन्स। लेट अस कम टू नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेन। The elements of group 17 are called halogens. Halogens नाम क्यों पड़ा? Because they are considered to be salt producers. ये सी में साल्ट को प्रोड्यूस करने वाले कुछ यहां एलिमेंट्स होते हैं, hence they are called salt producers. ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या हो जाएगा, NS2 NP5। एंड एग्जाम्पल हम फ्लोरीन का लें तो 1s2 2s2 2p5। ठीक है, लेट अस कम टू ग्रुप 18। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट क्यों कहते हैं? इनका देखिए जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू NS2 NP6। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी अंडरलाइन कर लें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। एंड इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड, यहां पर देखें ये ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होने के कारण इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है न तो इलेक्ट्रॉन गेन करने, न लॉस करने, न शेयर करने की। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इनर्ट गैस एलिमेंट। ठीक है, हाईली स्टेबल होने के कारण नो गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। दे आर वेरी हाईली स्टेबल। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए एक बार रफली। इट इज p block element which are present at the extreme right of periodic table, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट में। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? p ब्लॉक एलिमेंट
जब किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल के लास्ट ऑर्बिट के p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, when the last electron enters the p orbitals of valence cell, then it is said to be p block element. ठीक है, जिनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2np126 होता है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो भी NH2 ऑर्बिटल है which is completely filled and the new electrons is to come in the p orbitals। समझ में आ रही है बात? अब इसमें ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डिफरेंट ग्रुप्स के आधार पर जो हमारे सिलेबस में अभी पढ़ना है उन्हीं का हमने यहां उन्हीं को कंसीडर किया है। द फर्स्ट वन इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, जिनको हम निकोजेंस भी कहते हैं, और इनके द्वारा जो ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं, इनके द्वारा जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं उनको हम निकोनाइट्स कहते हैं, जिनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2np3 होता है। लेट अस कम टू ग्रुप 16, जिनको हम चाल्कोजेंस कहते हैं। क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन, इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और चूंकि इसी ग्रुप के मेंबर को लेके सभी एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट ओर का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए ग्रीक भाषा से लिया हुआ वर्ड हम यूज करते हैं चाल्कोजेंस, जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। और इनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2np4। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां ऑक्सीजन को लिया है। ग्रुप 17 जो पूरे पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जिसको हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस नाम इसलिए हुआ बिकॉज दे आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स using the Greek name of halogen, जिनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2np5 होता है। एंड फाइनली वी हैव ग्रुप 18, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट शोज नो वैलेंसी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनर्ट गैस एलिमेंट इसलिए इसको कहते हैं बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट होने के कारण दे आर हाईली स्टेबल होने से क्या होगा, दे विल नॉट हैव द टेंडेंसी ऑफ आइदर लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। They have the least tendency to form compounds with other elements. That's why they are said to be inert gas element. ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके बाद हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of p block element। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें ढेर सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में इंडिकेशंस मिलते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखा जाए। फर्स्ट में आए नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, यहां पर क्या देख रहे हैं, ये ग्रुप 15 का पहला और इकलौता वैसा एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इट इज इन गैसियस स्टेट।
ठीक है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है मीन्स ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। एंड यू कैन सी क्लियरली यहां द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हो कि इसमें absence ऑफ डी ऑर्बिटल होता है। absence ऑफ डी ऑर्बिटल जो ढेर सारे प्रॉपर्टीज की केंद्र बिंदु में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आए नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हैविंग एटॉमिक नंबर 15। यहां देखें इस सेकेंड पीरियड में, नाइट्रोजन वाले पीरियड के में 8 एलिमेंट होते हैं, तो जस्ट नाइट्रोजन के 8 एलिमेंट के बाद रिपीट होता है फॉस्फोरस। तो इसका एटॉमिक नंबर आप समझने के लिए इसमें 8 जोड़ दो, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहां देखिए थर्ड ऑर्बिट डेवलप हो गया है, इसका मतलब कि 3d ऑर्बिटल्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर। ये अलग बात है कि ये 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट नहीं है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ये क्या होता है, फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है, फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में होता है, बट इट इज नॉन मेटल। फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होता है, और थर्ड ऑर्बिट से ही शुरू होता है डी ऑर्बिटल का, यहीं से बिगिनिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की शुरुआत यहीं से होती है, और नीचे सभी एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोरस के बाद आएगा आर्सेनिक। इस वाले आप पीरियड में देखो तो 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो 18 के बाद जो पीरियोडिक रिपीटेशन होता है आर्सेनिक का, तो इसमें आप 18 ऐड कर दें तो आपका ये हो जाएगा 33, और काफी लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो उसको सॉर्ट करने के लिए इसके बदले भी आप जानते हो कि हम क्या लिख सकते थे, नियॉन कोर प्लस 3s2 3p3 3d0। ठीक है, तो छोटा करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, नियॉन आर्गन कोर, और इसमें क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4p3। यहां पर देखिए आर्सेनिक का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशिष्टता है कि एकमात्र ये पी ब्लॉक का वैसा एलिमेंट है जो हाईली पॉइजनस होता है, पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, दूसरी बात कि ये सॉलिड स्टेट में तो होता ही है, और मेटलॉइड्स है, सेमी मेटलॉइड्स है, एंड हैविंग कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, completely filled (3d) orbital। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एंटीमनी। एंटीमनी में 18 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 51। तो आर्गन के बाद क्या होता है, नेक्स्ट
इनर्ट गैस क्रिप्टन। यहां हो जाएगा 3D है, हियर वी हैव 4D। वेरी इजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो बहुत क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। एंड जब ये 4D हुआ तो इट विल बी 5s2 and 5p3. It is also solid element and metal void। और इसमें कॉम्प्लीटली फिल्ड 4D ऑर्बिटल होता है। फाइनली वी हैव बिस्मथ। बिस्मथ में रिपीट होगा 32 का, 8 18 18 32। तो इसमें 32 ऐड करेंगे तो इट विल बी 83। ठीक है, बिस्मथ का हो जाएगा 83। इसका कोर क्या होगा? जेनॉन। 4D यहां है तो इसमें 32 का इंट्रोडक्शन हुआ है, तो 32 वाले ग्रुप में हम देखते हैं कि 4f ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। 4f, देन वी हैव 5d, 6s and 6p। It is solid and मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें सबसे अधिक मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इसमें प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स। इतना कमेंट्स लिखने से हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ने में काफी सुविधा होगी। आप देखें, थोड़ा सा इसमें देख लें, यहां है हमारा सेकेंड ऑर्बिटल। सेकेंड ऑर्बिटल में क्या होता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंस। सेकेंड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल अब्सेंस होता है। यहां से थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट की शुरुआत होती है, तो 3D ऑर्बिटल्स यहीं से शुरू होते हैं। 3D ऑर्बिटल्स बिगिंस विथ हियर। ये अलग बात है कि यहां इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते हैं। नेक्स्ट टू फास्फोरस के बाद आए आर्सेनिक। आर्सेनिक में यहां 3D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है और 4s2 4p3 होता है। देखिए यहां ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने से क्या होगा हमें भी मालूम है, धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ने से इनके एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये है हमारा 4D, ये है 3D ऑर्बिटल और यहां 4f और 5D ऑर्बिटल है, जो इन सभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज पर, बेसिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगे। कैसे इफेक्ट करेंगे इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग देखते हैं अकरेंस। थर्ड, अकरेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें मालूम है कि नाइट्रोजन शोज इनर्ट प्रॉपर्टी। इनर्ट प्रॉपर्टी शो करने के कारण नाइट्रोजन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। नाइट्रोजन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है। इन फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में करीब 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में 78%। फ्री स्टेट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट नेचर का है। इट
It is found in 78% by volume of atmosphere. Combined state में, in combined state को हमने सुविधा के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. The first one is in earthly crust. earthly crust के रूप में अर्थ के अंदर ये दो टाइप में पाया गया है अभी, which are of much importance. The first one is as सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं. एंड सेकेंड वन इज एज पोटेशियम नाइट्रेट. KNO3, जिसको इंडियन सॉल्ट पीटर भी कहते हैं. ठीक है. एंड the next one is as essential constituents of found as essential constituent of proteins, amino acids and nucleic acids. ठीक है. तो इसमें जो प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड्स, ये क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, इट रेगुलेट्स और दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. वाइल न्यूक्लिक एसिड्स, आप भी जानते हो न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं, RNA प्लस DNA, एंड इट कंट्रोल्स over the hereditary effects of living beings. ठीक है. इसको जान के फ्लोसीट मैनर में तैयार किया हमने, ताकि छोटे से छोटे क्वेश्चंस भी आप इनसे कर सको. ये सोडियम नाइट्रेट आप जानते हो NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं. ठीक है. ये अर्थली क्रस्ट के रूप में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में ही हमारे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के रूप में ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA के रूप में पाए जाते हैं. ठीक है. आइए अब देखते हैं थोड़ा फास्फोरस के बारे में. नेक्स्ट, occurrence of phosphorus.
phosphorus more reactive. Phosphorus is more reactive. more reactive होने के कारण phosphorus not found in free state. सबसे पहली बात क्यों? क्योंकि phosphorus is more reactive. अब phosphorus पाया जाता है combined state में. in combined state में अर्थ क्रस्ट के रूप में in earth crust as minerals of apatite having general formula Ca9 PO4 whole 6 into CaX2, where X is equal to fluoride, chloride और हाइड्रोक्साइड. ठीक है, X के बदले फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड हो सकता है. इसको और सिंपल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं 3Ca3 PO4 whole 2 into CaX2. अगर X2 को इंडिविजुअल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कर दें तो और सिंपल हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. अगर X के बदले हम F रखते हैं, X is equal to F, then the resulting compound will be 3Ca3 PO4 whole 2 into CaF2. It is called fluorapatite. अगर X के बदले हम Cl रखते हैं, then the resulting formula will be 3Ca3PO4 whole 2 into CaCl2. It is called chloropatite. And if X is equal to OH, then we have 3Ca3 PO4 whole 2 into CaOH whole 2, and its name will be hydroxyapatite. ठीक है, बिल्कुल. थोड़ा सा बाइफर्केशन बना देने से आप देख रहे हो कि आपका स्टडी कितना आसान हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट कंबाइंड स्टेट में हम लोग देखें मेकिंग composition of living system. हमारे कुछ लिविंग सिस्टम को कंपोज करने में फास्फोरस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है. तो यहां हम देखें अबाउट 60% bones and teeth are composed of fluorapatite. That is calcium phosphate.
फ्लोरेपेटाइट के बने होते हैं। अब नेक्स्ट देखें, फास्फोरस। फास्फोरस फॉस्फोप्रोटीन्स के रूप में एज phosphoproteins it is present in milk and eggs। ठीक है, इसके अलावे फाइनली वी हैव also found in RNA, DNA plus ADP, ATP। ADP और ATP क्या है? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट and ATP adenosine triphosphate, which are responsible for generation of energy। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, चाहे रिस्पॉन्सिबल से बेटर होगा, हाँ लिख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल फॉर release of energy in living cells। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी चीजें बाइफरकेट करके यहां दे दी गई हैं। अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल्स ऑफ एपिटाइट के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर हमारे तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, जिनको हम फ्लोरेपेटाइट, क्लोरेपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। जबकि हमारे बॉडी में करीब 60% बोन्स और टीथ का कंपोजिशन कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोरेपेटाइट के द्वारा होता है। जबकि प्रोटीन्स मिल्क और एग्स में फॉस्फोप्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है फास्फोरस। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में भी फास्फोरस बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट होता है। जबकि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट which are responsible for the release of energy in our living cells, इसमें भी फास्फोरस प्रेजेंस होता है। ठीक है, फाइनली हम लोग आते हैं अकरेंस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में। अकरेंस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। पहले तो सबसे पहली बात कि ये एबंडेंस में, बहुत प्रचुर मात्रा में पाए नहीं जाते हैं। Not found in abundance। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। Generally found in combined state, generally found in combined state in their sulfides, ओर्स। ठीक है, सल्फाइड्स ओर्स। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक आर्सेनोपायराइट के रूप में,
पाया जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला FeS से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्सेनोफायराइड। नेक्स्ट स्टिबनाइट। स्टिबनाइट जिसको हम Sb2S3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट बिस्मथ ग्लांस, Bi2S2। ठीक है, ये तीनों पायराइट के रूप में पाए जाते हैं। इट इज अकरेंस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इट इज दे आर नॉट फाउंड इन एबंडेंस, ये ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। और हमने पहले ही आपको बता दिया कि आर्सेनिक इज पॉइजनस इन नेचर, आर्सेनिक पॉइजनस नेचर का होता है। कंबाइंड स्टेट में ये सल्फाइड ओर के रूप में पाया जाता है, और इसके आर्सेनिक के सल्फाइड ओर को हम आर्सेनोपायराइट कहते हैं, जबकि एंटीमनी के सल्फाइड ओर को स्टिबनाइट्स और बिस्मथ ग्लांस कहते हैं। बिस्मथ के सल्फाइड ओर को हैविंग जनरल फार्मूला Bi2S2। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद इससे आगे वाले टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम चाहेंगे कि इसको बढ़िया से स्टडी करें। हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे अपने भी, ताकि आपको अधिक से अधिक मटेरियल दे सकें और आप परीक्षा में बेटर कर सकें। अंत में ये कहते हुए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा भी एक्साइटमेंट हर दिन बढ़ता रहे। ओके, थैंक्स फॉर